जय हिंद दोस्तों, क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस स्टोरी में आपको मैं एक ऐसी घटना से रूबरू करवाऊंगा। इस घटना को जिसने भी साक्षात देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना है पुणे की। ये घटना है एक सर कटी लाश की। मानवता की सारी हदें पार करके एक इंसान ने कैसे अपनी ही पत्नी की गर्दन काट करके बीच चौराहे पर घूम रहा था। बुढ़ापे में कदम रख चुके रामचंद्र को ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी सोनबाई के अपने ही दामाद से अवैध संबंध है। पूना के कांतरंज गांव की सड़क पर चल रहे उस बूढ़े को जिसने भी देखा डर से उसका शरीर सिहर उठा। इसकी वजह यह थी कि उसके एक हाथ में खून में डूबी हुई कुल्हाड़ी थी तो दूसरे हाथ में एक महिला का सिर, जिससे कि उस समय भी खून टपक रहा था। ये मंजर इतना भयानक था कि जिसने भी देखा वो डर से सिहर उठा। वो बूढ़ा तेजी से थाना भारती विद्यापीठ की ओर चला जा रहा था। जब लोगों ने बूढ़े को उस हालत में जाते हुए देखा तो कुछ लोग मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। वो बूढ़ा भारतीय विद्यापीठ के पास चौराहे पर पहुंचा तो चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि बूढ़े के करीब जाए और उससे कुछ पूछ सके। इसकी वजह यह थी कि उस समय वो बूढ़ा जिस हालत में था, पता नहीं उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। ट्रैफिक पुलिस उसे समझा बुझाकर खून से सनी हुई कुल्हाड़ी अपने कब्जे में लेने के बारे में सोच रहा था कि तभी भारतीय विद्यापीठ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय चौहान, हेड कांस्टेबल राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुंद पवार मौके पर पहुंच गए। संजय चौहान ने उसके करीब जाकर विनम्रता से उसे समझाते हुए कुल्हाड़ी और सिर को जमीन पर रखने को कहा तो उस बूढ़े ने कुल्हाड़ी तो जमीन पर रख दिया, लेकिन सिर वो किसी भी हालत में जमीन पर रखने के लिए तैयार नहीं था। वो सिर को ले जाकर तालाब में फेंकना चाहता था। क्या थी इसके पीछे की वजह? क्यों वो बूढ़ा इस सिर से इतनी नफरत करता था? काफी कोशिशों के बाद भी जब बूढ़ा नहीं माना तो पुलिस ने कुल्हाड़ी कब्जे में लेकर उस बूढ़े को दबोच लिया और थाने लेकर आ गई। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रामचंद्र उर्फ रामू चौहान बताया। उसने जो कटा हुआ सिर ले रखा था वो उसकी ही पत्नी सोनबाई का था। पत्नी की हत्या करके वो उसके सिर को काट करके तालाब में फेंकने जा रहा था। थाना भारतीय विद्यापीठ के थाना प्रभारी सीनियर इंस्पेक्टर चौहान को भी सूचना दे दी गई थी। वो तुरंत थाने आ गए थे और रामचंद्र से सरसरी तौर पर पूछताछ करके उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस का दल बल, पूरी फोर्स, पुलिस की एक टीम अपनी पत्नी की हत्या करके उसके सिर को काटने वाले रामचंद्र के साथ रामचंद्र के घर पहुंचे। रामचंद्र कांतरंज गांव में सुख सागर एशियन सोसाइटी के सामने ओसवान बिल्डर के एक खाली पड़े फ्लैट के कोने में बने एक छोटे से मकान में रहता था। पुलिस के पहुंचने तक वहां काफी लोग जमा हो गए थे। पुलिस उन्हें हटाकर मकान के पास पहुंची तो 3 कमरों के उस मकान का मुख्य दरवाजा खुला था। मकान के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आगे वाले कमरे में सोनबाई की सिर कटी लाश 4 टुकड़ों में पड़ी थी। उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। वहां का दृश्य बड़ा ही डरावना लग रहा था। उसके सामने का जो कमरा था उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। पुलिस ने उसे खोला तो पता चला कि रामचंद्र ने बहू और उसके बच्चों को हत्या से पहले कमरे में बंद कर दिया था। सीनियर इंस्पेक्टर चौहान मुलजिम रामचंद्र की बहू से घटना के बारे में पूछताछ कर ही रहे थे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुधाकर पढ़ारे और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आत्मचरण शिंदे भी मौके पर पहुंच गए। इनके साथ प्रेस, फोटोग्राफर और ब्यूरो की एक टीम भी थी। जब इन लोगों का काम निपट गया तो पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई निपटा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए पूना ससुन डाक अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने में लौटकर रामचंद्र से डिटेल में बात की गई, उससे पूछताछ की गई। सोनबाई की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी।
63 वर्षीय रामचंद्र मूल रूप से कर्नाटक के जिला गुलबर्ग का रहने वाला था। उसके पिता शिव चौहान गांव के सीधे साधे गरीब किसान थे। गरीबी की वजह से रामचंद्र पढ़ नहीं पाया। बचपन से लेकर जवान होने तक उसने पिता के साथ काम किया। लगभग 40 साल पहले उसकी शादी हुई तो पत्नी सोनबाई को लेकर के वो रोजी रोटी की तलाश में पुणे आ गया। पुणे शहर में कुछ दिनों तक इधर उधर छोटा काम करता रहा, लेकिन जब उसे ओसवाल बिल्डर के यहाँ वॉचमैनी की नौकरी मिल गई तो उसके जीवन में एक ठहराव आ गया। बिल्डर की ओर से रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी मिल गया था उसको। उसी मकान में वो पत्नी के साथ रहने लगा। वहीं उसके 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जैसे जैसे वो शादी के लायक होते गए वो उनकी शादियां भी करता गया। यानी कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी पूरी कर रहा था। अब तक उसकी 2 बेटियां और एक बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी की शादी गुलबर्गा में हुई थी तो छोटी बेटी की मुंबई में। बड़े बेटे राजेश की भी शादी हो चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। राजेश अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ अपने पिता के साथ ही रहता था। रामचंद्र के सबसे छोटे बेटे उमेश की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाइयों की बढ़िया नौकरी थी। समय पंख लगाकर अपनी गति से बीत रहा था। रामचंद्र और सोनबाई उम्र के ढलान पर पहुंच चुके थे। सोनबाई वैसे तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी और दामाद से उसको कुछ ज्यादा ही लगाव था। ना जाने क्यों वो छोटे दामाद को कुछ ज्यादा ही मानती थी। वो जब भी उसके यहाँ आता वो उसकी सेवा में लग जाती। उसका ध्यान सब बच्चों से ज्यादा रखती। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय भी बिताना चाहती थी। उससे बातें भी खूब किया करती थी, जबकि रामचंद्र को ये सब जरा भी पसंद नहीं था। उसने इसके लिए सोनबाई को ना जाने कितनी बार समझाया और मना भी किया, लेकिन बेटी और दामाद की ममता में वो कुछ इस तरह से खोई हुई थी कि कभी रामचंद्र की बात को उसने माना ही नहीं। वो बेटी और दामाद से फोन पर भी लंबी लंबी बातें किया करती थी। कई बार समझाने और मना करने के बाद भी जब सोनबाई नहीं मानी तो रामचंद्र के मन में दामाद और पत्नी को लेकर शक होने लगा। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगे। रामचंद्र का भरोसा उसकी पत्नी यानी कि सोनबाई से उठ चुका था। दिमाग में संदेह का जहर भरा तो उसे पत्नी से नफरत होने लगी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी सोनबाई और दामाद के बीच गलत संबंध है, जबकि सोनबाई और उसके दामाद के बीच वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों का चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा था। वो कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता। इसी संदेह की, इसी शक की वजह से सोनबाई और रामचंद्र में पति पत्नी जैसा मधुर संबंध अब नहीं रह गया था। इसके बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और मारपीट आम बात हो गई थी। रामचंद्र के बच्चे और बहू रामचंद्र को समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन ना ही रामचंद्र का संदेह दूर हुआ और ना ही लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। उसे पत्नी से ऐसी नफरत हो गई थी कि वो पत्नी से लड़ने और उसे मारने पीटने के बहाने खोजने लगा। रामचंद्र की पत्नी से जब भी लड़ाई होती उसको पीटते हुए उसका गला पकड़कर कहता, तू सच सच बता, तेरा दामाद के साथ क्या चल रहा है? तुझे बेटे की उम्र के दामाद से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती? पति के इस झूठे आरोप से सोनबाई का खून खौल उठता था। जवाब में वो कहती, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे और मेरे बच्चों को देखो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वो जवान हो गए हैं। उनके बच्चे भी हो गए हैं, उन्हें मैं गोद में खिलाती हूँ। मेरी ये उम्र इश्क करने की नहीं है। अगर इश्क ही करना होगा तो दामाद से ही करूंगी क्या? अपनी ही बेटी के सुखी संसार में आग लगाऊंगी? तुम्हें तो लाज शर्म है नहीं। मुझे भी इन बच्चों के सामने बेशरम बना दिया है। इस हालात में तो मेरी मौत हो जाए, यही मेरे लिए अच्छा है। पत्नी की इन बातों का रामचंद्र पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके दिमाग में संदेह का जो कीड़ा पैदा हो गया था, अब वो शांति से बैठ नहीं रहा था। आखिर एक दिन वो भी आ गया जब उसके संदेह के उस कीड़े ने जहरीला नाग बनकर सोनबाई को इस तरह डसा कि वो हमेशा हमेशा के लिए नश्वर संसार से विदा हो गई। ये 9 अक्टूबर 2015 की बात है। वो दिन भी
जब रोज की तरह शुरू हुआ था, राजेश और उमेश खा पीकर अपनी अपनी नौकरी पर चले गए थे। घर में सिर्फ राजेश की पत्नी सुनीता और दोनों बच्चे ही रह गए थे। घर आते ही रामचंद्र किसी बात को लेकर सोनबाई से उलझ पड़ा। बहू सुनीता ने झगड़ा शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामचंद्र चुप नहीं हुआ। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोनबाई ने एक बार फिर कहा कि अगर मौत आ जाती तो इस झंझट से छुटकारा मिल जाता। इतना कहकर झगड़ा खत्म करने की गरज से वो बाहर जाकर बर्तन साफ करने लगी। तभी रामचंद्र ने कहा, तू मरना चाहती है ना, तो मैं तुझे मार ही देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तेरा झंझट खत्म कर देता हूँ। ये कहकर रामचंद्र गुस्से में घर के अंदर गया और घर के कोने में रखी हुई लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आ गया। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही सुनीता ने जब देखा कि रामचंद्र के हाथों में कुल्हाड़ी है तो वो बुरी तरह से डर गई। किसी अनहोनी की आशंका से वो अपने पति राजेश को फोन करने लगी। वो पति को ससुर के तेवर के बारे में बता ही रही थी कि रामचंद्र ने उसके पास आकर कहा, तू बच्चों को लेकर अंदर कमरे में जा। ससुर के गुस्से को सुनीता जानती थी, इसलिए उसकी बातों का विरोध किए बगैर वो बच्चों को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही रामचंद्र ने बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद वो सीधे अपनी पत्नी सोनबाई के पास पहुंचा। सोनबाई बर्तन साफ कर रही थी। रामचंद्र ने उसके पास आकर के कहा, जब देखो तब तुम मरने की बात करती हो ना, चलो आज तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी कर देता हूं। सोनबाई कुछ कह पाती उससे पहले ही रामचंद्र ने कुल्हाड़ी से सोनबाई के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। सोनबाई जोर से चीखी और सिर पकड़कर जमीन पर लेट गई। इसके बाद रामचंद्र उसे घसीटकर कमरे में ले आया और मानवता की सारी हदें पार करके बेरहमी से उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। इसके बाद सोनबाई का कटा हुआ सिर और कुल्हाड़ी लेकर वो तालाब में फेंकने जा रहा था। तभी लोग उसके पीछे लग गए। आगे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मिल गई तो उसने उसे रोक लिया। तब तक सूचना पाकर के थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और रामचंद्र पकड़ा गया। पूरी कहानी जब सामने आ गई तो सीनियर इंस्पेक्टर चौहान ने रामचंद्र के खिलाफ अपराध संख्या 350 2015 भारतीय दंड विभाग की धारा 302, 201, 342 और मुंबई पुलिस एक्ट 37, 135 के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर एस शिंदे को सौंप दी। एस शिंदे ने रामचंद्र की दिमागी जांच मनोचिकित्सक से करवाई। पुलिस को शक था कि कहीं रामचंद्र का मानसिक संतुलन बिगड़ तो नहीं गया। जब डॉक्टर ने रामचंद्र को स्वस्थ बताया तो उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री T.N. चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में पूना की यरवदा जेल भेज दिया गया। रामचंद्र इस वक्त यरवदा जेल में बंद है और उस पर केस चल रहा है। दोस्तों, आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।